नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की स्टडी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 मेजरमेंट एंड यूनिट की फंडामेंटल क्वांटिटी मास और उसकी यूनिट्स से। स्टार्टिंग में मास के बारे में आपको बताते हैं मास क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाता है उस सब्सटेंस के अमाउंट को हम मास कहते हैं। मास मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एन ऑब्जेक्ट। जैसे पेन है, इसमें कितना प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है वो उसका मास होगा पेन का। इस बोर्ड में कितनी प्लाई इस्तेमाल की गई है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जितना सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है मास। मास की एसआई सिस्टम में यूनिट किलोग्राम होती है और किलोग्राम को साइंटिफिक थ्योरी के बेस पर डिफाइन किया गया है और कहा गया है 4 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर के 1 लीटर का मास। पहले भी ये बता चुके हैं आपको, 4 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर के 1 लीटर का मास 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। एक और डेफिनेशन इसकी दी गई है 5.0188 इंटू 10⁻25 कार्बन के एटम्स का मास भी 1 किलोग्राम के इक्वल दिया गया है। तो 1 किलोग्राम को दो तरीके से डिफाइन किया है। एक तो 4 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर का 1 लीटर का मास कहलाता है 1 केजी, या फिर 5.0188 इंटू 10⁻25 कार्बन के एटम्स मिल करके 1 किलोग्राम मास कंस्ट्रक्ट करते हैं। मास की स्मॉल यूनिट्स हम जानते हैं ग्राम होती है, मिलीग्राम होती है। 1 किलोग्राम के 1000 पार्ट को हम कहते हैं ग्राम और 1 ग्राम के 1000वें हिस्से को हम बोलते हैं मिलीग्राम। यानी कि 1 मिलीग्राम mg इक्वल होता है 10⁻³ ग्राम और 1 ग्राम इक्वल होता है 10⁻³ किलोग्राम। ये मास की स्मॉल यूनिट्स होती है। ऐसा सिस्टम में यूनिट किलोग्राम होती है और किलोग्राम के 1000वें हिस्से को ग्राम बोलते हैं और उसके भी 1000वें हिस्से को मिलीग्राम कहते हैं। अब हम लार्ज यूनिट की बात करें। लार्ज यूनिट में हम क्विंटल और टन का इस्तेमाल करते हैं। 1 केजी के 100 टाइम्स को क्विंटल और 1 क्विंटल के 10 टाइम्स को मेट्रिक टन कहा जाता है। अब हम मास की और भी 2 ऐसी यूनिट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा मास को मेज़र करने के लिए और बहुत कम मास को मेज़र करने के लिए। एक है CSL। मास की ये लार्जेस्ट यूनिट होती है CSL। इसको हम चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। चंद्रशेखर लिमिट से हम स्टार के मास और गैलेक्सी के मास को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 CSL की वैल्यू 1.4 times mass of sun। 1 CSL
1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। एम एस मतलब मास ऑफ सन, सन के मास का 1.4 टाइम्स 1 CSL के इक्वल होता है। इससे हम स्टार्स के मास को और हम इसकी मदद से गैलेक्सी के मास को रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी यूनिट है स्मॉल यूनिट। मास की सबसे छोटी यूनिट होती है AMU, इसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, ये यूनिट एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनके मास को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 1 AMU की वैल्यू 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होती है। तो ये हो गई मास की स्मॉल यूनिट और मास की लार्ज यूनिट। मास की स्मॉल यूनिट होती है AMU और मास की लार्ज यूनिट होती है CSL। CSL मतलब चंद्रशेखर लिमिट। ये सन के मास का 1.4 टाइम्स होता है और AMU 1 किलोग्राम का 10⁻27 पार्ट ये होता है 1 AMU। इससे हम एटम के अंदर के पार्टिकल के मास को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं टाइम की यूनिट क्या होती है। टाइम किसी भी प्रोसेस का इंटरवल होता है। किसी भी प्रोसेस के स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट के इंटरवल को हम टाइम कहते हैं। टाइम की SI सिस्टम में यूनिट होती है सेकंड। ये हम सभी जानते हैं टाइम की। अब 1 सेकंड किसके इक्वल है? एक कंप्लीट सोलर डे के 86,400 पार्ट को 1 सोलर डे के 86,400 पार्ट को हम कहते हैं 1 सेकंड। इसकी जो लार्ज यूनिट है वो है मिनट है, सेकंड है। इसको हम ईयर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम के बारे में हमें पता है टाइम क्या है। टाइम की स्मॉल यूनिट क्या है? सेकंड। ऐसे सिस्टम यूनिट सेकंड है। 1 सेकंड कितने के इक्वल होता है? एक कंप्लीट सोलर डे के 1/86,400 पार्ट के इक्वल 1 सेकंड होता है। और इसकी जो अदर यूनिट्स हैं हम सभी उनके बारे में जानते हैं। मिनट 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल रहते हैं। 1 आवर 60 मिनट के इक्वल है या 3600 सेकंड के इक्वल है। इस तरीके से हम टाइम को डिफाइन कर सकते हैं और उसकी यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं अदर फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। अभी तक हमने आपको लेंथ, मास और टाइम के बारे में जानकारी दी है। मास क्या होता है, लेंथ क्या होती है, टाइम क्या होती है, इनकी यूनिट्स के बारे में। अब आगे के डिस्कशन में आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आगे की जो 4 क्वांटिटीज जो रिमेनिंग क्वांटिटीज हैं उनका मीनिंग क्या है, उनकी यूनिट्स के बारे में अभी डिस्कशन नहीं होगा, केवल क्वांटिटीज के बारे में। जैसे टेम्परेचर 4th नंबर पर, तो फर्स्ट नंबर पर लेंथ है, सेकंड नंबर पर मास है, थर्ड नंबर पर टाइम है। लेंथ, मास, टाइम, उसके बाद में है 4th नंबर पर टेम्परेचर। टेम्परेचर से ऑब्जेक्ट की हॉटनेस एंड कोल्डनेस के बारे में बताया जाता है। कोई भी सब्सटेंस कितना गर्म है, कितना कोल्ड है, ये हम किससे बताते हैं? टेम्परेचर से। टेम्परेचर की मदद से हीट के फ्लो की डायरेक्शन को भी बताया जा सकता है। आगे है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी।
लाइट की इंटेंसिटी किसी भी सोर्स के यूनिट एरिया से जो लाइट एमिट होती है उसकी पावर को, उसके अमाउंट को हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट नंबर पर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के फ्लो से डेवलप होती है। किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज, कितनी तेजी से चार्ज फ्लो हो रहा है, ये हमें इलेक्ट्रिक करंट से पता चलता है। इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। एक कंडक्टर है, अगर उसमें से चार्ज तेजी से फ्लो हो रहा है तो उसमें करंट ज़्यादा होगी, अगर कम अमाउंट में चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट की वैल्यू कम होगी। लास्ट जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 नंबर की जो क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। या अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं या कितने एटम्स हैं, उनकी क्वांटिटी को हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ मैटर कहा जाता है। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, लाइट इंटेंसिटी की यूनिट कैंडला होती है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मैटर की यूनिट मोल होती है। तो ये हमने आपको मास, लेंथ और टाइम के अलावा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी शॉर्ट में जानकारी दी है। इस चैप्टर में इसकी इतनी ही जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। जब ये क्वांटिटीज चैप्टर के अंदर इंक्लूड होंगी, किसी चैप्टर के अंदर आएंगी, तब उसकी डिटेल और अच्छी तरीके से समझी जा सकती है, इनकी यूनिट के बारे में आसानी से इनको समझा जा सकता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 प्रकार की होती हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल किसी भी कर्व के एंड पॉइंट से, ये कर्व का एंड पॉइंट है, ये कर्व शो किया गया है, कर्व का एक पार्ट है। इस कर्व के एंड पॉइंट से किसी पॉइंट पर बना हुआ एंगल, वो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर बना हुआ एंगल, ये एंगल कहलाता है प्लेन एंगल। किसी भी कर्व पार्ट से, कर्व पार्ट के एंड पॉइंट से किसी पॉइंट पर बना हुआ एंगल कहलाता है प्लेन एंगल। इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो हमने आर्क या जो कर्व लिया है, उस कर्व की लेंथ में हम इस पॉइंट से कर्व की एवरेज डिस्टेंस का डिवाइड करते हैं। कर्व की लेंथ और पॉइंट से कर्व की जो एवरेज डिस्टेंस है, उसे जब डिवाइड कर देंगे तो हमें प्लेन एंगल थीटा की वैल्यू मिलती है। दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल किसी भी सरफेस की बाउंड्री से, सपोज कीजिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस की बाउंड्री से, ये बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री को अगर हम इस तरीके से ज्वाइन करते हैं इस पॉइंट से, तो इसकी कंप्लीट जो सरकमफ्रेंस है, इससे इस पॉइंट पर बने हुए एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल किसी भी सरफेस की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के प्रत्येक पॉइंट को अगर हम इस पॉइंट पर ज्वाइन करते हैं
तो इनके द्वारा जो एंगल बनेगा वो एंगल कहलाता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है और ओमेगा की वैल्यू इस बाउंड्री से कवर्ड एरिया, यानी जो सरफेस ली है उस सरफेस के एरिया में अगर हम इसकी एवरेज डिस्टेंस की स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं तो ये सॉलिड एंगल के इक्वल होता है। प्लेन एंगल आर्क की लेंथ और इस पॉइंट से आर्क की एवरेज डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। इसकी यूनिट रेडियन होती है और इसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है।